गुड मॉर्निंग। आज अपना लेसन नंबर 9 जो टॉपिक रहेगा एंजाइम के गुणधर्म। इससे पहले कल क्वेश्चन पूछा था प्रोटीन रहित एंजाइम का नाम, तो राइबोजाइम जो आरएनए से निर्मित होता है। ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक में पढ़ेंगे अपन एंजाइम के क्या क्या गुणधर्म है। ठीक है, तो एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन। अधिकतर किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन और अप्रोटीन भाग को मिलाकर क्या कहा जाता है? होलो एंजाइम कहा जाता है, जिसकी संरचना हमने कल पढ़ी थी। अब यहाँ पढ़ेंगे कि जो भी एंजाइम है उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। देखिए सबसे पहले है एंजाइम होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति, जो हमने कल पढ़ा भी था। एक तो प्रोटीनीय भाग होता है, एक कौन सा होता है? अप्रोटीनीय भाग। अप्रोटीनीय भाग और प्रोटीनीय भाग मिलकर क्या बनाते हैं? होलो एंजाइम बनाते हैं। तो इसका मतलब एंजाइम किससे निर्मित होते हैं? रासायनिक रूप से प्रोटीन से निर्मित होते हैं, और उसमें कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक समूह भी हो सकते हैं। दो भाग बांटे थे हमने, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक समूह। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग ये रासायनिक रूप से प्रोटीनीय प्रकृति के होते हैं। तो एंजाइम प्रोटीनीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और इस पर विशेष प्रकार के स्थल पाए जाते हैं जिससे रासायनिक अभिक्रिया भी बढ़ती है। फिर है कोलाइडी प्रकृति के। तो एंजाइम कौन सी प्रकृति के होते हैं? कोलाइडी प्रकृति के होने के कारण इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण ये एक जो बढ़ने के कारण क्या होता है कि सक्रिय स्थल है वो है उस पर आकर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। यानी जहाँ एंजाइम काम करेगा क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो जब अभिकारक से जुड़ेगा तो ये क्रिया अधिक हो जाती है। अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, यानी सक्रिय स्थल में भी वृद्धि होगी। आपको बताया था मैंने कि प्रोटीनीय भाग और अप्रोटीनीय भाग होता है, तो वहाँ पर जो प्रोटीनीय भाग होता है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, और सक्रिय स्थल पाए जाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ गया, बढ़ने के कारण अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो दूसरा मुख्य हो गया कोलाइडी प्रकृति के होने के कारण इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है और अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, नंबर 3 है एंजाइम में विशिष्टता का गुण होता है। अर्थात ये रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। कुछ एंजाइम एक ही रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, और कुछ एंजाइम 2 या 2 से अधिक रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं? उत्प्रेरित। यानी कुछ एंजाइम तो एक पर ही काम करते हैं एक अभिक्रिया में, कुछ एंजाइम अनेक अभिक्रियाओं में कार्य करते हैं। तो विशिष्ट होने के कारण एक एंजाइम एक रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, परंतु कुछ 2 या 2 से अधिक भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। अब यहाँ विशिष्टता के आधार पर देखें तो एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है पूर्ण विशिष्टता, दूसरी होती है समूह विशिष्टता, तीसरी होती है बंध विशिष्टता, और चौथी कौन सी होती है? त्रिविमीय विशिष्टता। तो इनके आधार पर 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। पूर्ण विशिष्टता, समूह विशिष्टता, बंध विशिष्टता और त्रिविमीय विशिष्टता। तो क्या होता है? सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण विशिष्टता। तो पूर्ण विशिष्टता क्या होती है? जब एंजाइम एक रासायनिक अभिक्रिया की उत्प्रेरित करते हैं, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? पूर्ण विशिष्टता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्ण विशिष्टता कहते हैं। तो जब एक एंजाइम एक रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है तो उसे पूर्ण विशिष्टता कहते हैं। जैसे यूरिएज एंजाइम है जो यूरिया का जल अपघटन करता है, यानी ये यूरिया का ही क्या करता है? जल अपघटन। तो एक पर ही कार्य कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? पूर्ण विशिष्टता कहते हैं। ठीक है, सेकंड दूसरा कौन सा है? समूह विशिष्टता। तो समूह विशिष्टता क्या है कि संरचना की दृष्टि से जब एंजाइम है वो संरचना की दृष्टि से समान समूह पर क्रिया करे, तो उसे क्या कहते हैं? समूह विशिष्टता कहते हैं। जैसे हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो 6 कार्बन वाली श्रृंखला पर ही क्या करता है? अपनी क्रिया करता है। तो पहले वाले में तो एक एंजाइम एक रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा था, जिसको क्या कहते हैं? पूर्ण विशिष्टता। और समूह विशिष्टता में जब एंजाइम संरचना दृष्टि से समान समूह पर क्रिया करे तो उसे क्या बोलते हैं? समूह विशिष्टता। जैसे हेक्सोकाइनेज है वो 6 कार्बन श्रृंखला पर क्या करता है? क्रिया करता है।
नंबर 3 बंध विशिष्टता। अब इसमें क्या होता है, बंध विशेषता में रासायनिक बंध को पहचान कर क्रिया करते हैं, रासायनिक बंध को पहचान कर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। जैसे राइबोन्यूक्लियेज जो एंजाइम होता है, कौन सा, राइबोन्यूक्लियेज, वो क्या काम करेगा, पिरिमिडीन क्षारक। अब प्यूरिन पिरिमिडीन आपने क्षारक पढ़े थे, तो किसमें, पिरिमिडीन क्षारक के कौन से सिरे पर, 3 सिरे पर कौन से बंध को तोड़ता है, फॉस्फोएस्टर बंध को तोड़ता है। तो इसका काम क्या हो गया, बंध को पहचान कर उसको तोड़ने का। तो फिर चौथा पॉइंट, त्रिविमीय विशिष्टता। इसमें क्या होता है कि जब एक विशेष समावयवी रूप पे क्रियाशील हो, जब एंजाइम है वो एक समावयवी रूप पर क्रियाशील होता है, तभी ये उस विशेषता को अपन क्या कहते हैं, त्रिविमीय। यानी एक समावयवी रूप से एंजाइम काम करे तो उसे अपन क्या बोलते हैं, त्रिविमीय विशेषता कहते हैं। जैसे एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज होता है, एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज है, वो केवल एल एमिनो अम्ल पर ही क्रियाशील होता है, डी पर क्रियाशील नहीं होता है। तो दोबारा देख लेते हैं, विशिष्टता का मतलब एक ही पर काम करे, रासायनिक अभिक्रिया, या अनेक पर कर सकता है। तो यहाँ पर पूर्ण विशेषता में तो एक एंजाइम एक पर ही कार्य करेगा, समूह विशेषता में संरचना की दृष्टि से समान समूह पर क्रिया करेगा, और बंध विशेषता में रासायनिक बंध को पहचान कर क्रिया करेगा। जैसे राइबोन्यूक्लियेज है वो पिरिमिडीन क्षारक के 3 सिरे पर फॉस्फोएस्टर बंध को तोड़ता है। और त्रिविमीय विशेषता में जब एक विशेष समावयवी रूप पर क्रिया करता है तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिविमीय विशेषता। जैसे एमिनो अम्ल है, ऑक्सीडेज है, वो किस पर काम करेगा, एल एमिनो अम्ल पर करेगा, परंतु डी एमिनो अम्ल पर नहीं करता है। इसके बाद अपन देखते हैं, हाँ इसके बाद अपन देखते हैं चौथा है वृहद आकार। ठीक है, तो एंजाइम क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। एंजाइम लोग आकार में क्या होते हैं, बड़े, और बड़े होंगे तो उनकी सतह पर अधिक क्रियाधार क्रिया करेंगे, यानी क्रियाधार को जुड़ने के लिए जगह प्रदान करेगा, और जगह प्रदान करेगा तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आकार बड़ा होने के कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये भी गुण होता है। पांचवा गुण की बात करेंगे अपन, उभयधर्मिता। उभयधर्मिता क्या होती है, एंजाइमों में उभयधर्मिता की क्रिया पाई जाती है, अर्थात ये अम्लीय और क्षारीय दोनों क्रिया कारकों से क्रिया कर सकता है, अम्लीय पर भी और क्षारीय क्रिया कारकों से क्रिया कर सकता है। तो इस गुण को अम्लीय और क्षारीय क्रिया कारकों से जब क्रिया करता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, उभयधर्मिता कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयधर्मिता कहते हैं। ठीक है, फिर एंजाइमिस्ता। तो एंजाइमिस्ता किसे कहते हैं, जब एंजाइम होते हैं वो विशेष अवस्थाओं में कार्य करे, यानी एंजाइम है वो विशेष अवस्था में ही कार्य करता है, तो उस गुण को क्या कहते हैं, एंजाइमिस्ता। ठीक है, जैसे पीएच है वो कितने पे काम करता है, 4 से लेकर 8 pH पर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और क्रियाधारों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एंजाइमिस्ता। तो जब एंजाइम विशेष अवस्था पर ही क्रियाशील हो तो उसे क्या कहते हैं, एंजाइमिस्ता कहते हैं, जिसमें pH 4 से 8 होती है, टेम्परेचर 20 से 35 होता है, और क्रियाधारों की सांद्रता पर क्या होता है, क्रियाशील होता है। फिर है एंजाइम संदमन और निरोधन। तो ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एंजाइम संदमन या एंजाइम निरोधन कह देते हैं। ठीक है, ये गुणधर्म हो चुके हैं एंजाइम के। इसके बाद में पढ़ते हैं एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, हाँ इसके बाद अपन पढ़ते हैं एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो एंजाइम को कौन कौन से कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो तापमान, पीएच, क्रियाधार की सांद्रता, एंजाइम सांद्रता, और अंतिम उत्पाद की मात्रा। तो देखिए, एंजाइम कौन सी प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, कौन सी प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन, यानी प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो प्रोटीन के निर्मित होने के कारण ये क्या होते हैं, टेम्परेचर के प्रति या तापमान के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन प्रकृति के होने के कारण ये तापमान के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ये जो एंजाइम है वो 20 से लेकर 35 डिग्री टेम्परेचर पर, 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड
टेम्परेचर पर लगभग 2 से 2.5 गुना अपनी अभिक्रिया में वृद्धि कर लेते हैं। यानी 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है। अधिक सक्रिय होने के कारण 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है। जैसे यहाँ एक दिखा रखा है मैंने मैप, तो 30 डिग्री पर यह अधिकतम है, परंतु अधिक या कम टेम्परेचर पर यानी 25 और 35 यानी इससे अधिक, तो मान लीजिए 60 हो गया या 0 हो गया, तो अधिक या कम टेम्परेचर पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय। एंजाइम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय, और अभिक्रिया रुक जाती है। तो अत्यधिक क्रियाशील 20 से लेकर 35 डिग्री पर एंजाइम इस तापमान पर क्रियाशील रहते हैं। इससे अधिक तापमान और कम तापमान पर ये क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय, क्योंकि कम तापमान पर निष्क्रिय होने के कारण अभिक्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, फिर एंजाइम के लिए पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो एंजाइम है उसकी अनुकूल पीएच यानी अधिकतर जो पीएच है वो 5 से लेकर 7.5 तक होती है। अर्थात यहाँ पर बात करेंगे तो अम्लीय भी और क्षारीय भी, तो 5 से लेकर 7.5 इनके लिए अनुकूल पीएच होती है। एंजाइम इस पीएच पर 5 से लेकर 7.5 तक अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी इस पीएच के पर ये क्या होते हैं, कार्यशील होते हैं, अधिक कार्यशील। अनुकूल पीएच इनकी होती है 5 से लेकर 7.5। परंतु कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो अधिक पीएच और निम्न पीएच पर भी काम करते हैं। जैसे देखिए एमाइलेज होता है, वो 6.7 से 6.8 पर कार्य करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन होता है वो 8 से लेकर 11 पीएच, ठीक है, अधिक क्षारीय पे हो गया। जबकि पेप्सिन होता है वो 1.5 से 2.5 पीएच पर ही काम करता है, बिल्कुल अम्लीय पर। तो ये सामान्यतः है पीएच अनुकूल, परंतु कुछ एंजाइम है वो विशिष्ट पीएच पर ही काम करते हैं। एमाइलेज 6 से 6.8 में कर रहा है, ट्रिप्सिन 8 से 11 में करेगा, पेप्सिन 1.5 से 2.5 में करता है। ठीक है, फिर है क्रियाधार की सांद्रता। तो अगर क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाएंगे, अब जो प्रारंभ में क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी, परंतु एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ेगी, उसके बाद में स्टॉप हो जाएगी। चाहे कितने भी क्रियाधार की सांद्रता बढ़ा दो, परंतु अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, निश्चित। तो प्रारंभ में क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, परंतु निश्चित समय के बाद में चाहे कितनी भी क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाओ, अभिक्रिया की दर स्थिर हो जाएगी। ठीक है, फिर है एंजाइम की सांद्रता। तो जब अपन एंजाइम की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। तो प्रारंभ में एंजाइम की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, परंतु ये भी एक निश्चित समय तक होगी। उसके बाद में चाहे एंजाइम की सांद्रता कितनी भी बढ़ा दो, अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ेगी, यानी स्थिर हो जाती है। सेम यही कंडीशन। तो प्रारंभ में दोनों अवस्था में अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, परंतु एक निश्चित समय के पश्चात ये स्थिर हो जाती है। फिर है अंतिम उत्पाद की मात्रा। तो अंतिम उत्पाद की मात्रा की बात करते हैं अपन, तो अंतिम उत्पाद में अभिक्रिया की दर है, अंतिम उत्पाद की मात्रा जब बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ विपरीत है कि अंतिम जो उत्पाद बना है और उसकी मात्रा अगर बढ़ गई तो प्रारंभ की अभिक्रिया दर क्या हो गई, कम, यानी उत्पाद तो बन चुका और उत्पाद बन गया तो अभिक्रिया की दर क्या हो गई है, कम। तो अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद की मात्रा बढ़ने के से अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, मंद, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, पुनर्निवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनर्निवेशन। तो आज पढ़ा आपने एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, तापमान, पीएच, क्रियाधार की सांद्रता, एंजाइम सांद्रता और अंतिम उत्पाद की मात्रा। तो यहाँ देखा आपने तापमान प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। अनुकूल तापमान 20 से 35 डिग्री पर, इस पे 2 से 2.5 गुना अभिक्रिया दर हो जाती है। पीएच अनुकूल होती है 5 से 7.5, परंतु कुछ की कम ज़्यादा भी हो सकती है। क्रियाधार की सांद्रता, एंजाइम की सांद्रता बढ़ाने पर प्रारंभ में अभिक्रिया की दर बढ़ती है और बाद में क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और लास्ट है अंतिम उत्पाद की मात्रा। तो यदि मान लो किसी अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद हो गया अधिक, तो पूरी अभिक्रिया कंप्लीट होने वाली है। अर्थात अपन कहेंगे अंतिम उत्पाद अगर बढ़ गया तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, पुनर्निवेशन कहते हैं।
ठीक है, तो आज अपने टॉपिक में पढ़ा है एंजाइम के गुणधर्म, दूसरा आपने पढ़ा है एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। तो पीछे एक क्वेश्चन भी दे रखा है, एंजाइम के गुणधर्म को बताइए। तो ये इस प्रकार से बोर्ड में भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो बिल्कुल अच्छी तरह तैयार करने हैं। एक एंजाइम की संरचना का क्वेश्चन तैयार करना है, दूसरा गुणधर्म और प्रभावित करने वाले कारक का। ये बड़े क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। अब रहा आज के टॉपिक का क्वेश्चन। तो आज के टॉपिक का क्वेश्चन है कि एमाइलेज और ट्रिप्सिन, एमाइलेज और ट्रिप्सिन के लिए अनुकूल पीएच बताइए। इसको सभी को बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, और ये जो है नंबर वो आपके 6 दिन के कमेंट 12 नंबर के जुड़ेंगे, इसलिए सभी बच्चों को कमेंट करना है और अच्छी तरह समझना है। कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो, मैं आपको इसका उत्तर बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।